हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डे 5 एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ बेहद ही उम्दा क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। बाइलिंगुअल ये पूरा सेशन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, डिटेल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके आपकी। देखिए, क्वेश्चन का आंसर जानना मोटिव नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां हमें समझने की ज्यादा जरूरत होती है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जीन पियाजे यूज द 3 माउंटेन प्रॉब्लम। जीन पियाजे जो है उन्होंने 3 माउंटेन प्रॉब्लम एक एक्सपेरिमेंट किया था टू एल्यूस्ट्रेट द विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया था। 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछा जाएगा 3 माउंटेन मॉडल किसका है, किसने यूज किया, किस साइंटिस्ट से रिलेटेड है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत डिटेल और एक जो पीपीटी मैंने तैयार किया आपके लिए, इससे बहुत ही इजी वे में आप समझ पाओगे। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? इनएबिलिटी टू टेक अनदर पॉइंट व्यू। आप क्या करते हो, खुद का ही पॉइंट व्यू समझ पा रहे हो, दूसरे का नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब देखो, यहां जो लड़का है, इस लड़के के सामने 3 माउंटेन है। ये ग्रीन कलर का सपोज करो, ठीक है। ये वाला आपके पास ग्रे कलर का है और एक ब्राउन कलर का है। एक क्या है? ब्राउन कलर का है। अब इस बच्चे से पूछा गया कि सामने फ्रंट में कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं माउंटेन या पहाड़। तो बच्चे ने क्या कहा, मुझे ग्रीन और ब्राउन क्या दिखाई दे रहे हैं सामने। बच्चे ने अपने हिसाब से क्या बताया, ग्रीन और ब्राउन, ग्रीन और ब्राउन, ठीक है। अब एक दूसरा फ्रेम ऐसे क्रिएट किया गया, एक डोल को रखा गया इस साइड और बच्चे से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि गुड़िया क्या देख पा रही है, गुड़िया को क्या दिखाई दे रहा है। भाई, गुड़िया को जो डोल रखी है उसको कौन सा माउंटेन आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, कौन सा पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो बॉयज ने फिर से, ये जो लड़का है इसने फिर क्या आंसर दिया कि लड़की को ग्रीन दिखाई दे रहा है और साथ में ब्राउन दिखाई दे रहा है। जबकि आप देख पा रहे होंगे लड़की को सामने फ्रंट में क्या दिखाई दे रहा था, ग्रे दिखाई दे रहा था। तो लड़की का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा था। ये जो लड़का था वो सिर्फ ईगोसेंट्रिक, वो अपना ही पर्सपेक्टिव क्या कर रहा था, बता रहा था। मतलब इस माउंटेन जो ये है, ये किससे रिलेटेड है? 3 माउंटेन जो मॉडल है ये ईगोसेंट्रिज्म से क्या है, रिलेटेड है। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि इस लड़की के लिए तो ग्रे आगे है और ग्रीन आगे है, बट ये लड़का बार बार क्या जवाब दे रहा है कि ग्रीन आगे है और ब्राउन आगे है, जबकि ग्रे क्या है, पीछे है। लड़की देख रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो ब्राउन है वो बैक साइड है, बट लड़के से क्वेश्चन किया जा रहा है तो लड़का अपना पर्सपेक्टिव बता रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिज्म से ये क्या था, रिलेटेड था। ईगोसेंट्रिज्म में हम दूसरे का पॉइंट नहीं समझ पाते। मेरे ख्याल में ये जीन पियाजे से रिलेटेड आप में से काफी लोगों ने ये फर्स्ट टाइम भी सुना होगा, द माउंटेन 3 माउंटेन प्रॉब्लम या 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट। जीन पियाजे की आप एक वो थ्योरी पढ़ते हैं, वो कि सारे ही पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ते हो, बहुत नॉर्मल थ्योरी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स, ये किसने दिया था, मैकडूगल ने। और टोटल मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई थी, 14 बताई थी। मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई थी, 14 बताई थी। इन मूल प्रवृत्तियों की हमें क्या जाननी है, सबसे पहले मूल प्रवृत्तियां जानेंगे कि कौन से। देखो, हर मूल प्रवृत्ति के साथ या हर इंस्टिंक्ट्स के साथ क्या जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। इमोशंस अलग चीज है, मूल प्रवृत्ति अलग चीज है, ठीक है। इमोशंस हमें एकदम से आते हैं, ये जन्मजात होते हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियां ये परमानेंट होती है, जबकि इमोशंस हमने देखा था कि एक टाइम आता है, मूड स्विंग चेंज होता रहता है, परमानेंट नहीं होते संवेग इमोशंस। और मूल प्रवृत्तियां जो है वो क्या होती है, परमानेंट होती है, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं। ये 14 होते हैं टोटल और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हिंदी और इंग्लिश में। देखिए, आपको मैं ये बताता हूं कि किसका किसके साथ रिलेशन है। आप देखोगे सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले हैं, जैसे भय या फियर। जब आपको किसी चीज का डर लगता है तो आप उस चीज को छोड़कर चले जाते हो ना, जिसको बोलते हैं पलायन या एस्केप करना। अगर आपको किसी चीज का डर लग रहा होगा तो आप उस चीज को छोड़कर चले जाओगे, ठीक है। क्रोध, क्रोध आता है तो आप क्या करते हो, संवेग का मतलब है कि आपको क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर क्या युयुत्सा या कॉम्बैक्ट जिसको बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश जिसमें आपको ठीक लगे आप उसमें याद कर लेना। अब एक बात बताओ, जैसे किसी को भूख लग रही है, ठीक है, तो संवेग है, उसका भूख लग रही है, तो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति क्या होगी, भोजन अन्वेषा। वो क्या शो करेगा कि उसके अंदर उसको भोजन की जरूरत है, ठीक है। जैसे आत्म गौरव, लव, वात्सल्य, पेरेंटल। हर देखो, लव का मतलब है कि शिशु रक्षा। हर कोई पेरेंट्स क्या चाहता है कि उसके बच्चे की तरफ वो लव शो करते हैं और बच्चे के लिए क्या करते हैं, मतलब एक ऐसा अफेक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं जिज्ञासा, तो आश्चर्य क्या होगा उसके साथ, जिज्ञासा, वंडर, आश्चर्य। घृणा के साथ क्या होगा, रिपल्शन, घृणा, रिपल्शन। घी, निवारण, ऐसे याद रखना, घी, घृणा। हरियाणा वाले हो तो समझ ही लोगे, घी। और जैसे निकालते हैं घी बाहर, ठीक है, मटके में से, तो रिपल्शन, निवृत्ति,
या इसको छोड़, निवृत्ति का मतलब हिंदी में तो यार मेरे को नहीं समझ आ रहा, रिपल्शन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। घृणा, निवृत्ति का मतलब आप देख लेना। भूख का सृजनात्मक, भावनात्मक, कामुकता, सेक्स या लस्ट बोल सकते हैं। हम भावना, सामूहिकता, या इधर आप इधर से और देखोगे तो सामूहिकता, लोनलीनेस, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, सबमिशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो आपको बोला गया भय, भय के साथ क्या है, पलायन। भाई आपको जब डर लगा तो आपने क्या किया, वो जगह छोड़ के चले गए। क्रोध के साथ क्या था, युयुत्सा, और घृणा के साथ क्या था, निवृत्ति, घी निकालना। जिज्ञासा के साथ क्या बताया था, आश्चर्य बताया था। जिज्ञासा के साथ क्या बताया था, आश्चर्य बताया था। आपको क्या बताया था, जिज्ञासा के साथ क्या था, आश्चर्य था। मेरे ख्याल में ये चीज समझ में आ गई होगी। सामूहिकता, हम भावना, या हम यहां बोल सकते हैं कि हम भावना या सामूहिकता। दूसरा ये देखो संचय प्रवृत्ति। संचय का मतलब क्या है, इकट्ठा करना, इक्वाइजेशन करना, ठीक है। और ओनरशिप मतलब स्वामित्व की भावना, ओनरशिप, स्वामित्व, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पेयर विच इज नॉट करेक्ट रेफरेंस टू इमोशंस एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स। अब देखो यहां मैं इसके लिए पता क्या कहता हूं, तुमको हिंदी में याद रखो ये वाली चीज। बेसिकली मैं तुम्हें क्या कहता हूं कि साइकोलॉजी को इंग्लिश में याद रखो, पर ये जो मैकडूगल के 14 इंस्टिंक्ट्स है इनको आप क्या करोगे, हिंदी में कोशिश करो याद रखने की, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो सब्सक्राइब करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, लाइक से। और चैनल हो सके तो आप क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्रोध के लिए क्या था, क्या क्रोध का निवृत्ति था, हमने क्या देखा था, घृणा। घृणा का मैंने क्या बोला था, उनको घी निकालना, निवृत्ति, याद आ रहा है तुमको, ठीक है। अधिकार, अभी हमने देखा था अधिकार। और संग्रह, संग्रह का मतलब क्या था, एक्वाइजिशन। और अधिकार, कलेक्शन और ओनरशिप, आप हिंदी में समझ पा रहे हो, स्वामित्व। जैसे अभी हमने देखा था ओनरशिप, एक्वाइजिशन, या यहां बोले स्वामित्व की भावना या संचय प्रवृत्ति। दूसरा आश्चर्य, जिज्ञासा, वंडर और क्यूरियोसिटी, ये भी हमने देखा था। भय के साथ पलायन, जब भय हुआ तो डर। तो अब आपको गलत कौन सा नजर आ रहा है, जो मैच नहीं हो रहा, वो कौन सा है, एंगर के साथ रिपल्शन वाला मैच नहीं हो रहा है। एंगर के साथ हमने क्या देखा था, एंगर के साथ कॉम्बैक्ट, युयुत्सा, ठीक है। मेरे ख्याल में तुम्हें ये कुछ याद हो गए होंगे, ठीक है। एक ये वाला याद रखना, डिस्गस्ट होती है निवृत्ति के साथ, क्या होता है, डिस्गस्ट, घृणा। इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, हिंदी में, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, इंस्टिंक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या ये जन्मजात होते हैं, क्या ये शक्ति, पहले इनसे पहले थोड़ा सा जान लो, क्या ये जन्मजात होते हैं, बिल्कुल जन्मजात होते हैं। क्या ये बहुत पावरफुल होते हैं, बिल्कुल। अगर तुम्हारे अंदर कोई इंस्टिंक्ट्स है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन जैसा आप बोल सकते हो, ये बेसिकली मोटिवेशन के अंदर आता है मैकडूगल का सिद्धांत, ठीक है, कि तुम्हें अंदर से मोटिवेशन मिल रहा है। क्या ये अकाल्पनिक होते हैं, ठीक है, ये नहीं होते, अल्पकालीन नहीं होते, ये परमानेंट होते हैं। अल्पकालीन का मतलब होता है थोड़े टाइम के बाद ये गायब हो जाना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रोंग तो यही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़े से स्टेटमेंट देख लीजिए। ये क्या होते हैं, इंटेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं, परमानेंट होते हैं, इनबोर्न होते हैं, नेचुरल होते हैं, साइको सोशल डाइपोजिशन होते हैं, यूनिवर्सल, इट इज फाउंड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर किसी के अंदर ये पाए जाते हैं। क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई दोस्तों? मेरे ख्याल में ये मैकडूगल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर लोगे। ये काफी टफ क्वेश्चन बन जाता है जब ये मैचिंग करवा लेता है, अदरवाइज तो यही पूछता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया और टोटल कितने थे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी, इसको समझते हैं। क्रिएटिविटी की इन्वेस्टमेंट थ्योरी किसने दी है, तो ये दी तो थी स्ट्रेनबर्ग और लुबार्ट ने। अब इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट क्रिएटिविटी थ्योरी। इन्वेस्टमेंट का मतलब तुम समझते हो ना, जैसे हम किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी चीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती है, आज गर्मी बहुत है, दो चीजें होती है। किसी चीज को कोई मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, या मैं ये बोलूं कोई सृजनात्मक, हिंदी वाले समझ पाए होंगे ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, ये हिंदी में नहीं था ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश और क्रिएटिविटी का मतलब सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, ठीक है। हिंदी वाले थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है। अब इसको दिया तो स्टेनबर्ग लुबार्ट ने, उन्होंने क्या किया, इसके लिए 6 पॉइंट बताए, 6 पॉइंट बताए। उन्होंने ऐसा कहा कि वो बंदा क्रिएटिव है या इन्वेस्टमेंट क्रिएटिव है। इन्वेस्टमेंट क्रिएटिव का मतलब क्या है कि यार कोई मतलब चीज को खरीद तो सस्ते में रहा है, ठीक है, और उसको बेच किस में रहा है, महंगा बेच रहा है, मतलब वो प्रॉफिट ले पा रहा है। उसके लिए उसमें क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए। दूसरा इंटेलिजेंस, साथ में नॉलेज, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है और इंटेलिजेंस है, अगर नॉलेज आपके पास मान लो 0 है उस चीज को लेकर, तो आप क्या करोगे, क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। क्रिएटिविटी क्या होगी,
जीरो होगी। अगर नॉलेज देखो, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस के अंदर देखो आपने इंटेलिजेंस की अगर मैं अंदर जाके बात करूं तो 3 टाइप होंगे, एक सिंथेटिक, एनालिटिकल और एक प्रैक्टिकल। मतलब क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली आपकी पावर होनी चाहिए, जिसके बारे में कोई, उस कंसेप्ट के बारे में कोई नहीं सोच रहा, उसके बारे में आप सोच रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तभी तो आपका कोई आइडिया फेमस होगा ना। कुछ नहीं, कोई नहीं, सारे सोच रहे हैं उसी लाइन में, तुम सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, उसी लाइन में तुम सोचोगे तो कुछ नहीं बनेगा। सिलेक्शन ऑफ पावर, आप क्या उसमें से सिलेक्ट कर रहे हो, जो टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो। कन्विंसिंग द पावर, आपने कोई आइडिया लिया, वो आइडिया से आप दूसरे लोगों को क्या कर रहे हो, कन्विंस कर पा रहे हो कि यार ये वाला बेटर है, ये एक परफेक्ट काम करेगा, ये मार्केट में जबरदस्त चलेगा, एक बार इसमें इन्वेस्ट तो कीजिए, देखिए तो सही, एक बार आपको प्रॉफिट देगा। मतलब आप सामने वाले को कन्विंस कर रहे हो कि ये किसके अंदर आता है, अपना नॉलेज के अंदर, सॉरी इंटेलिजेंस के अंदर। नॉलेज के अंदर उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली मैं बात करूं। अब देखो, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज अगर जीरो हो गई तो आप क्या कहोगे, आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। बेशक आपके पास, आपने टॉपिक ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, कुछ ढूंढ लिया, आप नहीं हो सकते। इसके बाद दूसरी बात होती है, सब्जेक्ट की नॉलेज भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक परफेक्ट, एक ही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉलेज है। बहुत ज्यादा नॉलेज होगी तो आप एक ही लाइन में सोचोगे, ठीक है। एक बीच का परफेक्ट इन बिटवीन सब मामला होना चाहिए, ना तो बहुत कम या ना बहुत ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी ना तो आप अपने आप को सही मानने लग जाओगे कि यार सही है, तो आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि जो मैंने कर दिया वो सही है, मतलब आप उससे अलग नहीं सोच पाओगे। समझ पा रहे हो। इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल स्किल को ऐसा समझ सकते हैं, ये बेसिकली इंटेलिजेंस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंस से थोड़ा सा, मतलब नॉलेज प्लस इंटेलेक्चुअल दोनों चीजें हैं, पर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है तो भी आप क्रिएटिव हो सकते हो। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी देखो सीधी सी बात है, पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपको। आपके 4 लोगों में जा रहे हो उस चीज को अप्रोच करवाने के लिए, आपका अपना मतलब आपका जो आपने जो आइडिया सोचा है वो आइडिया किसी को डिलीवर करना है, ठीक है। और आप ऐसे मतलब आपकी पर्सनैलिटी देख के ही आधे लोग इंप्रेस नहीं हुए, आपने आइडिया कुछ भी बताया है, मतलब आपको देख के ही लोग बोर हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा मोटिवेशन, खुद के अंदर मोटिवेशन तो होना ही चाहिए। अगर क्रिएटिव तभी हो सकते हो जब आपके अंदर मोटिवेशन है। इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो सबसे ज्यादा होता है कि आपको इन्वायरमेंट से उससे क्या मिलेगा, मतलब आपको 4 लोग उस आइडिया की वजह से जानेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर अगर आप उसको इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट का मतलब है कि सोशली आपको उससे क्या मिलने वाली है, फेम मिलने वाली है, पैसा मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, ये चीज भी क्या होती है। अब इसमें 4 चीजें अगर मैं बात करूं तो ये तो पर्सनल होगी सारी, उस बंदे से रिलेटेड हो गई। और एक जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, कंसेंट्रिक अप्रोच है। कंसेंट्रिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, आपको क्या देगा, वो फेम देगा, पैसा देगा, क्या देगा, ठीक है। तो ये वाली चीज है इन्वेस्टमेंट और कन्फ्लुएंस थ्योरी। मेरी बात में, मेरे ख्याल में ये चीजें तुम समझ पाए होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी के बारे में थोड़ी 4-5 चीजें थी, इनको याद रख सकते हो। 6 पॉइंट के बारे में बात किया था कि कौन ये क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट क्रिएटर हो सकता है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ द कंसेप्ट मैपिंग। अब कंसेप्ट मैपिंग साइकोलॉजी के अंदर क्या, इसका क्या मतलब है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक में से आपने क्या किया, कुछ मेन पॉइंट निकाल लिए, कुछ मेन पॉइंट निकाल लिए। मतलब आपने 10 पेज पढ़े, उस 10 पेज में से कुछ सार सा निकाल लिया, एक मैप सा, एक आपने फ्लो चार्ट बना लिया। क्या बना लिया, फ्लो चार्ट सा बना लिया, ठीक है। मतलब उसमें आपने क्या किया, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ आप बढ़े हो, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ आपने क्या किया है, कुछ जर्नलाइज किया, आपने पढ़ा, 10 पेज पढ़े, 10 पेज में से आपने कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले और उसका एक फ्लो चार्ट सा बना लिया। अब ये फ्लो चार्ट में तुमने मान लो कोई भी चीज यूज कर ली, जैसे एक सर्कल यूज कर लिया या कुछ भी और अपनी डिजाइन के हिसाब से कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि उन चीजों को हम लिंक कर रहे हैं, जैसे ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया, इसको इसके साथ लिंक किया, फिर आगे लिंक किया, इस टाइप से, ठीक है भाई। इनमें आपने कुछ पढ़ रहे हो, मान लो साइकोलॉजी का ही पढ़ रहे हो, आपने कहा कि मेरा मतलब 20 नंबर का ये आएगा टॉपिक, 20 में से 5 यहां आएंगे, 5 यहां आएंगे और 5 यहां आएंगे, और इसको फिर मैंने आगे तोड़ा कि 3 इसमें और 2 इसमें। समझ पा रहे हो। इसको क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग होती है। ये क्या होती है, माइंड मैपिंग। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, माइंड मैपिंग बोलते हैं। प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ बढ़ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है ये एक प्रकार से। जैसे ये वाली जो चीजें है ना, जैसे कुछ हमने सार निकाया, इनके अंदर नोड होंगे और कुछ एरो यूज करेंगे, उनको बोलेंगे लिंक। नोड और लिंक, नोड एंड लिंक 2 टाइप की चीजें होती हैं इस ग्राफिकल माइंड मैप या कंसेप्ट मैपिंग के अंदर। नोड तो क्या होता है कि जो हमने एब्स्ट्रैक्ट या पॉइंट निकाले हैं, जैसे ये मैंने सर्कल में जो लिखा है, ये तो क्या है, नोड का काम करेगा। और ये जो बीच में एरो इनको कनेक्ट कर रहा है, इस नोड को इस नोड से, 2 नोड को जो कनेक्ट करेगा उसको बोलेंगे लिंक, वो एरो के थ्रू होगा, ठीक है। माइंड मैप में क्या होगा या कंसेप्ट मैपिंग में क्या होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे ये किसी ने क्या किया, एक्सपर्ट लर्निंग क्या होगी, ग्राउंडेड इन, क्लाइंट की नीड क्या है, प्रैक्टिस सेटिंग क्या है, लीड्स टू एक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट। ऐसा कोई भी चीज हो सकती है। ये तो कोई ऐसे एक डायग्राम समझाने के लिए मैंने डाला है कि नोड और लिंक क्या होते हैं, माइंड मैप का कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्या होता है, माइंड मैप का कंसेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। एंटिसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले।
प्रोफाउंडर कौन है? अब कुछ थ्योरीज जान लेते हैं कि क्या होती है एंटीसिपेटरी थ्योरी और प्रोफाउंडर इसके कौन थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ थ्योरी जैसे ये वाली है सरप्लस एनर्जी थ्योरी। सरप्लस एनर्जी का मतलब समझ रहे हो, जैसे हम वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसी सरप्लस हो गई है, ठीक है, तो ये कहते हैं सेलर और हर्बर्ट स्पेंसर, ये कहते हैं कि बच्चे जब खेल से सीखते हैं तो उनमें क्या होती है, सरप्लस एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। किसी बच्चे के अंदर मान लो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो एनर्जी बाहर कब आती है कि जब वो खेलते हैं। सरप्लस एनर्जी की मोटी मोटी थ्योरी अगर आप बेसिक एक कंक्लूजन निकालो तो ये कहते हैं कि सरप्लस का मतलब तो ये समझते हो कि एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा। अगर किसी बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा टैलेंट है तो वो खेल से बाहर आएगा, ठीक है। एंटीसिपेटरी थ्योरी किसने दी थी? कार्ल जोन ने। कोई इसको कार्ल जोन लिखता है, कोई इसको सी से लिखता है, कोई केस लिखता है। एंटीसिपेटरी थ्योरी का मतलब होता है कि बच्चे का फ्यूचर में वो क्या बनेगा, ठीक है, उसी गेम के अंदर उसको रखो। कि जैसे अगर किसी बच्चे को मान लो क्रिकेटर बनाना है तो उसको छोटे से ही उसको बैट बॉल और ये देने लग जाओ, ठीक है। और अगर किसी को मान लो डॉक्टर बनाना है तो उसको डॉक्टर की किट से खिलवाओ कि वो खेल रहा है तो उसके साथ उसको डॉक्टर वाला सामान दो। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर मान लो कोई किसी को अपने क्रिकेट वाली साइड उसका फ्यूचर या क्रिकेट के उसमें डालना है आपको कि ये बड़ा होकर इसका फ्यूचर क्रिकेट में हो, तो उसको आप बैट बॉल और ये दोगे छोटा होगा तो। अगर आप चाहते हो कि ये क्या बने, डॉक्टर बने, तो उसको कौन से खेल खिलवाओगे कि इसके सामने जैसे डॉक्टर वाला बॉक्स रख दिया, इंजेक्शन रख दिया, इस टाइप की चीजें रखेंगे। रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने थी? जी स्टैनले हॉल ने। ये क्या कहते थे, जैसे आपके पूर्वज थे वैसे आपके बच्चे होंगे, जैसे आपके जो आपके पूर्वज जो काम करते थे वही बच्चे करेंगे। रिक्रिएशन थ्योरी, रिक्रिएशन का मतलब है कुछ क्रिएट किया हुआ है उसमें से कुछ अलग क्रिएट करना। लॉर्ड कामा एंड जीटी पैट्रिक ने ये क्या थी, टी.डब्ल्यू. पैट्रिक ने ये थ्योरी दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल्स गूज। ये बात समझ में आ गई, कार्ल्स ग्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मोक, MOOC इज स्टैंड फॉर। मोक की फुल फॉर्म क्या? देखिए ये एक ऑनलाइन कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या बोलते हैं इसको? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये याद रखना है आपको दोस्तों, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये वाला ये वेब से रिलेटेड क्या है, एक कोर्स है वेब से रिलेटेड, मतलब एक ओपन टाइप का आप वेब से कुछ सीखने वाला, ठीक है। आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रखनी है। ये 1998 में आया, बाद में आगे एक्सटेंड हुआ, ये वाली चीजें ज्यादा याद नहीं रखनी है। फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार कि ये मॉक किससे रिलेटेड है। ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा है मॉक। मैसिव ओपन, सबसे पहले हम मॉडर्न वाला सोचते हैं कि स्कूल में मॉडर्न ओपन, मॉडर्न वाला नहीं है, सिर्फ क्या आएगा, मैसिव ओपन स्कूल। तो ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। ओरल में हम क्या कर रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं तो वर्डिंग यूज हो रही है। रिटन में भी हम कुछ वर्ड लिख के बात करते हैं, किसी को लिख के कोई पत्र भेज रहे हैं। कम्युनिकेशन थ्रू द टेलीफोन, अगर टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हो तो भी आप वर्बल कर रहे हो, ठीक है। यहां क्या होगा, कम्युनिकेशन थ्रू सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज, आप सिंबल्स के द्वारा कर रहे हो, कोई उसमें वर्बल नहीं है, ठीक है। ओरल में भी हम लिख रहे हैं, वर्ड रिटन में भी क्या होता है, वर्बल ही होता है, वो हम लिखते हैं तब बोल के लिखते हैं, वर्डिंग होती है उसके अंदर। तो कम्युनिकेशन थ्रू सिंबॉलिक लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। मेरे ख्याल में सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी आप समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आप सभी का।